हेलो एवरीबॉडी। ये क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर क्लास टेंथ का आपका जो फर्स्ट चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज हम इसको फुल चैप्टर क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। हम आज इसे फुल चैप्टर पढ़ेंगे। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जैसा कि यहाँ पे लिखा है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, तो फर्स्टली हम क्या बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म न्यू सब्सटेंस। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस आपस में मिल करके एक क्या करते हैं, एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। जैसे आपका मैग्नीशियम है और क्या है, ऑक्सीजन है। तो हम इसको जब बर्न करते हैं तो क्या बनता है, हमारा एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में क्या हुआ, एक रिएक्शन हुआ। तो रिएक्शन हुआ तो हमारा क्या बना, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो जैसा कि हम क्या बात कर रहे थे, केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे थे। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वन या मोर मतलब एक से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। तो क्या कहलाता है हमारा, वो केमिकल रिएक्शन कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है। एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड, मतलब इसको हम फिजिकल मेथड के द्वारा फिर हम रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसको हम फिजिकल मेथड के द्वारा रिवर्स नहीं कर सकते हैं। वैसे हम जानते हैं केमिकल रिएक्शन में दो टर्म होते हैं, एक केमिकल चेंजेज होता है और एक फिजिकल चेंजेज होता है। क्या होता है, एक केमिकल चेंजेज होता है और दूसरा आपका क्या होता है, फिजिकल चेंजेज होता है। तो केमिकल में हमेशा एक नया सब्सटेंस बनेगा जिसे हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, और फिजिकल में कोई न्यू सब्सटेंस आपका फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, और उसको आसानी से हम रिवर्स भी कर सकते हैं। तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ। इसके बाद केमिकल रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, उसके क्या क्या फीचर्स हैं। जैसे चेंज इन स्टेट, तो केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसमें स्टेट चेंज होता है, कलर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होते हैं, गैस चेंज होते हैं। तो ये सब केमिकल रिएक्शन के फीचर्स हैं। बाकी अपने नाइन्थ में कुछ और भी केमिकल रिएक्शन में टर्म्स आते हैं, जैसे मैग्नेटिज्म आता है, फिल्ट्रेशन आता है, सेंट्रीफ्यूगेशन आता है, डिस्टिलेशन आता है और इवेपोरेशन आता है। तो क्लास नाइन्थ का टर्म है, उसमें दिया होगा, आप रिवाइज कर लेना फिर से। ठीक है। चेंज इन स्टेट मतलब एक ऐसा केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, आप देखते हो कभी सॉलिड में कभी सॉलिड क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में चेंज होता है। फिर कभी क्या होता है, कलर कुछ बदल जाते हैं। फिर कभी टेम्परेचर कुछ अलग हो जाते हैं, मतलब टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, रिएक्शन होता है। फिर उसके बाद कुछ रिएक्शन आपके होते हैं जिसमें क्या होता है, गैस आपका रिलीज होता है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, मतलब केमिकल रिएक्शन के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन कुल आपके 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। तो ये 4 टर्म हैं आपके टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। तो हम फर्स्ट के बारे में बात करेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है यहाँ पे, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो क्या कहलाता है, हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। जैसे ये क्या बनाएगा, हमारा एक सिंगल कंपोनेंट बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा। तो 2 कंपोनेंट हैं, 2 रिएक्टेंट हैं आपके, ये जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो एक नया क्या होगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो हमारा क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। जैसे एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं, द बर्निंग ऑफ कोल, मतलब कोयले को जब हम जलाते हैं तो ये आपका कोल है। ठीक है। और ये आपका ऑक्सीजन है। तब कोल को हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो हमारा क्या निकलता है, CO2 गैस निकलता है। देख रहे हैं 2 कंपाउंड क्या हो रहे हैं, ये आपका एटम है, ये आपका मॉलिक्यूल है, आपस में कंबाइन करके एक कंपाउंड बना रहे हैं। फिर फॉर्मेशन ऑफ वाटर है, ये आपका हाइड्रोजन है और ये क्या है, आपका ऑक्सीजन है, आपस में कंबाइन करके एक लिक्विड का फॉर्म बना रहे हैं। ये 2 कंपाउंड है, 2 मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करके एक कंपाउंड बना रहे हैं। तो अभी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे थे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो सेकंड टाइप से आपके केमिकल रिएक्शन के। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि एक ऐसा रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन मतलब इस रिएक्शन में एक कंपाउंड क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, टूट जाते हैं, ब्रेक होना। स्प्लिट का मतलब क्या होता है,
ब्रेक होना है। स्प्लिट का मतलब क्या होता है? ब्रेक होना। मतलब दो कंपाउंड है आपस में क्या होते हैं, जैसे आपका ए बी दो कंपाउंड है, ये क्या होते हैं आपस में ऐसे टूट जाते हैं। मतलब ए बी कोई कंपाउंड है, आपस में क्या हुए, दो अलग अलग सिंगल कंपाउंड में ब्रेक हो गए। तो ये हमारे इस टाइप के जो रिएक्शन होते हैं उसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इसके बाद डीकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स होते हैं, ये आपके 3 टाइप्स होते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स होते हैं। पहला आपका थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन और फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन। तो थर्मल डीकम्पोजिशन के बारे में हम बात करेंगे कि क्या होता है, कि मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसको ब्रेक करने के लिए क्या, जैसा कि थर्मल वर्ड लिखा है, तो थर्मल का मतलब वो क्या होता है, हीट चाहिए। मतलब इसमें क्या होगा, जो कंपाउंड आपका ब्रेक होगा उसको मतलब उसके लिए क्या कैरी करना पड़ेगा, हमको हीट कैरी करना पड़ेगा। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक, तो इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब जैसा कि वर्ड से ही हम समझ सकते हैं कि इसमें क्या चाहिए आपको, ब्रेक करने के लिए इलेक्ट्रिक चाहिए। इसके बाद फोटोलाइसिस, तो फोटोलाइसिस मतलब फोटोसिंथेसिस, जिसमें हमको क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए। अब हम एक एक करके समझते हैं। तो पहला है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या मिलेगा आपको, व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है कि मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसको ब्रेक करने के लिए हमें हीट क्या करना पड़े, कैरी करना पड़े, तो वो दो अलग अलग कंपाउंड में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, इसको बोलते हैं क्विक लाइम, ठीक है, ये हमारा क्विक लाइम होता है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट कैरी करते हैं तो क्या होता है, दो कंपाउंड में ब्रेक हो जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक क्या है कि व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग, मतलब एक ऐसा डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको कैरी करने के लिए, मतलब ब्रेक करने के लिए हीट कैरी करना पड़ता है। सॉरी यहाँ पर गलत लिखा है, इलेक्ट्रिक, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन मतलब इसको क्या करना पड़े, इसको ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक चाहिए। तो जैसे कि आपका सबसे कॉमन एग्जांपल हम लेकर चलते हैं वाटर। तो वाटर को अगर ब्रेक करना है तो जब इसमें हम इलेक्ट्रिक क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट में इसका फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन क्या होता है कि व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब एक ऐसा डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। मतलब सूर्य का प्रकाश अगर पड़ेगा तो क्या होगा, आसानी से ब्रेक हो जाएगा। जैसे AgCl2 है आपका, ठीक है, तो ये क्या होगा, सिल्वर और Cl2 में क्या होता है आपका, ब्रेक हो जाता है। ये इसको बोलते हैं हम सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, ये आपका सिल्वर क्लोराइड है। एंड above रिएक्शन इज यूज इन अ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। अब ये जो फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन है यहाँ पे जो यूज किया गया है, इसको ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में, जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो आता है ना आपका, जो ब्लैक एंड वाइट आप लोग फ़ोटो लेते हैं उसमें जो रिएक्शन होता है फ़ोटो, वो आपका यही होता है। इसके बाद थर्ड है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट सॉल्यूशन। मतलब इसमें दो एलिमेंट होंगे, एक एलिमेंट क्या होगा आपका, मोर रिएक्टिव होगा और एक क्या होगा आपका, लेस होगा। तो जो मोर होगा वो लेस वाले को क्या करेगा, उस कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा। तो जैसे आयरन है, कॉपर सल्फेट में से क्या करेगा, कॉपर को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। अभी हमको कैसे पता लगता है कि ये डिस्प्लेस कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए आयरन क्या करे, कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ पे कॉपर बन गया आपका, ठीक है। और ये नीचे क्या होता है, जम जाता है। जैसे कि यहाँ पे पेन है, क्या सर, एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। वीडियो कटा नहीं ना है? नहीं, कितना मिनट हुआ है? 9 मिनट का हैं? 9 मिनट का। बस 9 मिनट हुआ अभी।
तो अभी हम इसके पीछे क्या देखें, आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखें। अब इसके बाद हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। मतलब इसमें दो कंपाउंड होंगे, क्या होंगे, दो कंपाउंड होंगे और इसमें आयंस की क्या होगी, एक्सचेंजिंग होती है। तो क्या बनता है, एक न्यू कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो मतलब जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो इसमें आयंस के चेंजिंग के द्वारा दो कंपाउंडों के बीच में अपना आयंस क्या करेंगे, चेंज करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं। तो उस टाइप का रिएक्शन क्या कहलाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपका सोडियम सल्फेट है और ये बेरियम क्लोराइड है, तो इसका जब रिएक्शन होता है तो इस पर आपको जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये Na+ होगा और SO4 पे 2- होगा, और इसको जो B है आपका 2+ और Cl-। ठीक है, तो आयंस चेंजिंग, तो ये आपका ये इससे चेंज कर लेगा क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है क्योंकि एक एक चाहिए, और ये इससे चेंज कर लेगा तो आपका बेरियम सल्फेट बन गया और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड आपका बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आयंस की क्या, मतलब आयंस का क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुआ है। क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, शेयर हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब आयंस के शेयरिंग के द्वारा एक नया कंपाउंड बनता है। अब इसमें क्या होता है, ये आपका प्रेसिपिटेट के रूप में बॉटम में इकट्ठा हो जाता है। तो प्रेसिपिटेट, आइए समझते हैं प्रेसिपिटेट क्या होता है कि इट इज़ एन इनसॉल्युबल सॉलिड। ये इनसॉल्युबल सॉलिड है, मतलब एक ऐसा सॉलिड जो वाटर में क्या होता है, मिक्स नहीं होता है, एंड दैट इमर्ज फ्रॉम अ लिक्विड सॉल्यूशन। इसे लिक्विड सॉल्यूशन से क्या किया जाता है, इमर्ज किया जाता है। ठीक है, कहाँ से निकाला जाता है, तो लिक्विड सॉल्यूशन से। जब ये क्या होता है, लिक्विड सॉल्यूशन से हमेशा ये सॉलिड के रूप में नीचे बॉटम में जमा हो जाता है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, तो इसको समझते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सीधा सा मतलब, ऑक्सीजन अगर किसी रिएक्शन में ऐड हो गया या कंपाउंड में ऐड हो गया तो ऑक्सीडेशन होगा, उस कंपाउंड से ऑक्सीजन निकल गया तो उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देखिए दिखा ऑक्सीडेशन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस, मतलब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन क्या हुआ, ऐड हो जा रहा है। तो या फिर अब हाइड्रोजन के फॉर्म में क्या होगा, तो हाइड्रोजन क्या हुआ, उससे निकल गया, तो वो क्या कहलाता है, हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कॉपर है और जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ये क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो हमारा क्या है, ये देखिए यहाँ पे कॉपर से जब कॉपर ऑक्साइड की बात होगी तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। इसके बाद रिडक्शन बात करते हैं हम। तो रिडक्शन क्या होगा हमारा कि द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सब्सटेंस, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। मतलब हाइड्रोजन के फॉर्म में जब हाइड्रोजन क्या होगा, ऐड होगा किसी सब्सटेंस में तो रिडक्शन होगा, और ऑक्सीजन के फॉर्म में बात करेंगे, अगर ऑक्सीजन क्या होगा, उससे रिमूव होगा तो क्या होगा, हमारा रिडक्शन होगा। थोड़ा उल्टा है क्योंकि ये उल्टा है, ऑक्सीडेशन में क्या है, हाइड्रोजन क्या होगा आपका, रिमूव होगा, और इसमें हाइड्रोजन क्या होगा आपका, ऐड होगा। जैसे आपका कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है आपका, तो क्या होगा, इससे ऐड होगा तो क्या होगा आपका, कॉपर में और क्या, वाटर में आपका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन से यहाँ पे बात करें तो हमारा क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, हमारा रिडक्शन हुआ। तो जैसा कि हम क्या बात कर रहे थे, रिडक्शन की बात कर रहे थे। यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हुआ, रिमूव हो गया है। तो ऑक्सीजन रिमूव हो गया मतलब क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ, हमारा ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में जाके फिर ऑक्सीजन क्या हुआ, ऐड हो गया, तो यहाँ पे वाटर बन गया आपका हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, अब इसके बाद हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं कि हु टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। अब जैसे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है, तो केमिकल रिएक्शन में ये दोनों क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो मतलब ऐसे दो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में टेकिंग पार्ट करते हैं तो क्या कहलाते हैं, हमारे रिएक्टेंट कहलाते हैं। जैसे A+B है, ये हमारा एक प्रोडक्ट बनता है। ए और बी को हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे, और इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलेंगे।
इसके बाद है प्रोडक्ट, द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। अब जब केमिकल रिएक्शन होता है, जो सब्सटेंस आपका फॉर्म्ड होता है, मतलब जो बनता है, वो हमारा क्या कहलाता है? प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, जैसे व्हेन मैग्नीशियम रिबन बोर्न इन एयर ऑक्सीजन टू गिव अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम है और आपका ऑक्सीजन है, जब इसको बर्न करते हैं तो हमारा क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये आपके क्या हो गए? रिएक्टेंट हो गए, और ये हमारे प्रोडक्ट हो गए। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपका नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, जब इसका हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है? अमोनिया बनता है। तो ये हमारे क्या है? रिएक्टेंट है, और ये हमारे प्रोडक्ट है। तो आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो समझ गए होंगे क्या होता है। इसके बाद हम एक्वस सॉल्यूशन बात करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या होगा? हमारा वाटर होगा। मतलब वाटर की जो मात्रा होगी वो एक्सेस मात्रा में होगी, मतलब वो पूरी तरह क्या होगा? वाटर सबसे ज़्यादा होगा एक्वस, मतलब एकदम ढीला। उसके बाद हम सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका केमिकल इक्वेशन आ जाता है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? द केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होता है तो उसको हम केमिकल इक्वेशन के द्वारा क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इट इन्वॉल्व, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, कैसे यूज करते हैं, तो उसमें हम सिंबल के द्वारा यूज करके सब्सटेंस के जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं, ठीक है, तो उसके सिंबल के द्वारा यूज करके हम उस केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं? केमिकल इक्वेशन के द्वारा हम प्रेजेंट कराते हैं। तो वही हमारा क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। एंड विद रिमेन ऑफ फिजिकल स्टेट, और उसके फिजिकल स्टेट भी उसमें हम शो कराया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम आपका सॉलिड है, ये आपका गैस है, तो हमारे यहाँ पे क्या बना? आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये हमारा आपका सॉलिड बन जाता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम ये कॉमन एग्जांपल है, केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा एग्जांपल के द्वारा समझाया गया है। तो केमिकल इक्वेशन, जैसे केमिकल रिएक्शन द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये रिएक्शन है, और इसको केमिकल इक्वेशन ये अलग अलग सिंबल के द्वारा दिखाया गया कि मैग्नीशियम का सिंबल ये है, ऑक्सीजन का ये है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल ये है। तो अलग अलग क्या हुआ है? सिंबल के द्वारा दिखाया गया है। तो ये जो रिएक्शन आपको दिखाया गया है, जो सिंबल यूज करके एलिमेंट से कंपाउंड का, वो क्या कहलाएगा? हमारा केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। अब इसके बाद हम ये जानेंगे कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, मतलब किसी भी इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं। जैसे लेट्स सी, जैसे ये आपका इक्वेशन है, ये आयरन है और ये आपका वाटर है, ठीक है, इसको हमें बैलेंस करना है। तो हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे? यहाँ पे देखिए, जब आयरन को वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो क्या बनता है? आपका फेरस ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होता है? रिलीज होता है। तो अब इसमें देखिए, यहाँ पे आपका आयरन 3 है और यहाँ पे आयरन क्या है? यहाँ पे आयरन कुछ 1 है और यहाँ पे आयरन 3 है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? हम एक तरफ एलिमेंट लिख लेते हैं और एक तरफ रिएक्टेंट और एक तरफ प्रोडक्ट। तो एलिमेंट आपके कौन कौन से हैं? आयरन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और यहाँ पर रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट में आयरन कितना है? तो हमें क्या करना था? हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, मतलब किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? एक एलिमेंट का चार्ट बना लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट टेकिंग पार्ट कर रहे हैं, फिर रिएक्टेंट होता है, फिर प्रोडक्ट होता है। अब जो जो दिया होता है पहले उसको हम नोट कर लेते हैं। जैसे प्रोडक्ट साइड में आपको किस किस एलिमेंट को नोट करते हैं, तो जिसकी संख्या ज़्यादा होती है या कम होती है, जैसा होता है, हम क्या कर लेते हैं? नोट कर ले। जैसे प्रोडक्ट आपका क्या है? आयरन कितनी मात्रा है? 3 है, तो यहाँ पे 3 आपके आयरन हो गए हैं। फिर ऑक्सीजन कितने हैं? तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है प्रोडक्ट साइड में, तो 4 हो गए हैं। और रिएक्टेंट साइड में कितने हैं? 1 हैं। तो यहाँ पे ऐसे इसको सिंबल छोड़ा गया है, बाद में इसको फिलअप कीजिएगा, पहले इसको ऑलरेडी कर लिया गया है, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने हैं? तो रिएक्टेंट साइड में देखिए हाइड्रोजन 2 हैं और प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन 2 हैं। यहाँ पे ऐसा कि जैसा कि नोट कर लिया गया है, दोनों 2-2 साइड। और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? 1। किधर? रिएक्टेंट साइड में। तो रिएक्टेंट साइड में 1 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। और प्रोडक्ट साइड में कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है। तो क्या करेंगे? तो आपके प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? 3 हैं। और किधर कम है? इधर आयरन कितने हैं? 1 है। तो क्या करेंगे? इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आपका 3 हो गया, ये आपका बैलेंस हो गया। फिर आप क्या देखेंगे किसकी संख्या कम है? तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा है। कितना है? ज़्यादा है, यहाँ पे 4 है और इधर क्या है? 1 है। तो क्या करेंगे यहाँ पे? अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 हो गए। यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दिया गया। फिर उसके बाद
हाइड्रोजन की संख्या तो यहाँ पे बढ़ गई ना, 4 2 जा 8। अब इधर कितने हाइड्रोजन, इधर 2 ही हैं, तो 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दिए तो 4 दूने कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, यानी कि बस आपको नोट कर लेना, ऐसे एलिमेंट के आपको क्या करना है, सिंबल बनाना है। उसके बाद रिएक्टेंट में कितने एलिमेंट हैं, प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट हैं, जिधर कम होगा उधर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके अनुसार जैसे यहाँ पे किया गया, यहाँ पे 3 था तो इधर कम है 3, तो यहाँ पे 3 का तो जैसे कि हाउ टू बैलेंस है केमिकल इक्वेशन आप समझ गए होंगे कैसे बैलेंस करें। लेट्स सी एक और एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, तो रिएक्टेंट में मैग्नीशियम कितना है, 1 है, और इधर मैग्नीशियम 1 है। ठीक है, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, लेकिन इधर प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 1 है। तो क्या करेंगे हम, 2 ऑक्सीजन इधर है ना, तो हम क्या करें, पटाख से 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 का मल्टीप्लाई कर, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन किसकी संख्या बढ़ गई, मैग्नीशियम की। तो इधर प्रोडक्ट में मैग्नीशियम कितने हैं, 2 हैं, तो इधर भी क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा बैलेंसिंग करने का तरीका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद बात करते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। तो डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन के क्या क्या इफेक्टेड हैं। तो पहला इफेक्ट आता है कोरेजन और दूसरा आता है रेंसिडिटी। तो हम कोरेजन की बात करते हैं। क्या होता है कोरेजन, कोरेजन का मतलब होता है संक्षरण, मतलब जंग लगना। व्हेन मेटल इज एक्सपोज, मतलब जब कोई मेटल एक्सपोज होता है टू सब्सटेंस सच एज ए मॉइस्चर, एयर, वाटर या फिर कोई एसिड, मतलब कोई मेटल है वो किसी नमी से क्या कर लिया, कांटेक्ट में आ गया, एयर के कांटेक्ट में आ गया, वाटर के कांटेक्ट में आ गया, एसिड के कांटेक्ट में आ गया, इट्सेट्रा बहुत सारे हैं आपके एग्जांपल्स हैं। तो फॉर सम टाइम, मतलब कुछ समय के लिए, तो उस पर क्या होता है, ऑक्साइड का एक लेयर चढ़ जाता है। तो वही हमारा क्या कहलाता है, उस मेटल को क्या करता है, वीक कर देता है। ठीक है, एंड सेट टू योर, उस पर एक कोरोड, मतलब एक फेरस ऑक्साइड का एक लेयर बना देता है। तो यही हमारा क्या होता है, इसी को बोलते हैं हम जंग। ठीक है, और ये पूरे प्रोसेस को बोला जाता है कोरेजन बोला जाता है। जैसे आपका कौन कौन सा एग्जांपल है, मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। आपके घर में बर्तन होगा कॉपर का, तो उसमें कुछ समय बाद देखिएगा क्या होता है, कॉपर पे ग्रीन कलर का ग्रीन हो जाता है, मतलब कलर उसका ग्रीन हो जाता है, उस पर ग्रीन कलर का लेयर चढ़ जाता है। फिर आपका सिल्वर है, सिल्वर क्या होता है आपका ब्लैक होने लगता है धीरे धीरे। आयरन है, आयरन क्या होता है, धीरे धीरे उस पर जंग लगने लगता है। तो अगर जंग लग रहा है तो उस पर क्या किया जाता है, पेंटिंग कर दिया जाता है। रस्टिंग से बचने का सबसे आसान तरीका होता है आयरन को। इसके बाद है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, जो फूड पॉइजन, मतलब आपके जो भोजन आप खाना खाते हैं तो क्या होता है, खट्टा हो जाता है। तो द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, मतलब जो फैट्स हैं जो ऑयल्स हैं उनका क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, उनका एक्सपोजन क्या कहलाता है, ख़राब हो जाते हैं। मतलब उसमें अब बैक्टीरिया फंगस आ जाते हैं। जो खाने में आपके फैट्स होते हैं, जो ऑयल हम यूज करते हैं, वो क्या होता है, जैसे ही अगर एयर के कांटेक्ट में ज़्यादातर आ जाते हैं तो क्या होता है, वो चीज़ ख़राब हो जाती है और उसमें क्या हो जाता है, रेंसिडिटी। तो इसी को रेंसिडिटी बोला जाता है। एंड इट लीड्स अ बैड स्मेल, और क्या होता है, एक बैड स्मेल, बहुत ही बैड स्मेल आने लगती है और खाने का जो टेस्ट होता है वो बैड हो जाता है। तो ये हमारा रेंसिडिटी है। आपका जो रैपर आते हैं खाने की चीज़, जो चिप्स हैं, नमकीन है, उसमें नाइट्रोजन गैस क्या होता है, फिल करके दिया जाता है, और जैसे ही आप उसे फाड़ते हो तो क्या होता है, गैस निकल जाता है। मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड करके नहीं दिया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तुरंत वो क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। इसके बाद केमिकल रिएक्शन आल्सो क्लासीफाई ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर। अब केमिकल रिएक्शन को टेम्परेचर के बेसिस पे क्या है, क्लासीफाई किया गया है। इसमें 2 टर्म है, एक एक्जोथर्मिक है और दूसरा आपका इंडोथर्मिक है। तो एक्जोथर्मिक कौन सा होता है कि रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, हीट रिलीज होता है। जैसे कोई रिएक्शन है उसमें क्या होता है, हीट आपका अगर रिलीज होता है तो क्या कहलाता है हमारा, और उसमें एक नया प्रोडक्ट बनता है। तो हीट अगर रिलीज हो रहे हैं तो वो रिएक्शन आपका एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। जैसे आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, जब इसमें वाटर हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, हीट इसमें रिलीज होता है। जैसे वो चूना है ना, आप चूना में जब पानी डालते हो तो क्या होता है, हीट होने लगता है और हमारा क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हीट हमारा क्या होता है, रिलीज होने लगता है। तो अगर कोई भी रिएक्शन देखें, अगर उसमें हीट रेप का रिलीज हो रहा है तो हमारा कौन सा रिएक्शन होगा, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद बात करते हैं, जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल, जैसे मैथेन को जब ऑक्सीजन के साथ हम बर्न कराते हैं तो क्या निकलता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और हीट रिलीज होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं मीथेन, जो सबसे खतरनाक गैस है। आपका भोपाल त्रासदी आपका हुआ था समथिंग 90, ऐसे समथिंग 90 जो भी है। इसके बाद इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है,
द रिएक्शन इन विच रिक्वायर एनर्जी, मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी। मतलब उस रिएक्शन को कराने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, या तो हीट चाहिए या फिर लाइट चाहिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो वो रिएक्शन क्या कहलाता है, हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। तो अगर इस टाइप के रिएक्शन आपको मिले कि एक ऐसा रिएक्शन जिसको कराने के लिए लाइट चाहिए, हीट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो क्या कहलाता है, हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद एक छोटा सा टर्म और है कि वाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, मतलब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो जो हम केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते हैं वो एक रूल आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू होता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होना चाहिए। तो हम जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब मैटर जो है या फिर जो मास है, जो एनर्जी है, ना ही हम उसे क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में। हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट अ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। और जो एलिमेंट के जो कुछ नंबर्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। एंड शुड रिमेन सेम एट अ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, और जितना रिएक्टेंट में होंगे उतना ही क्या होंगे, प्रोडक्ट साइड में होंगे। जैसे आपका हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है तो क्या बना हमारा, H2O बना, ठीक है। तो इधर कितने हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कितने कुल कितने मॉलिक्यूल हैं, 4 है, और इधर कितने हैं, 3 है। तो ये अनबैलेंस है, तो इसको जब हम बैलेंस कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, अभी देखिए चेक करते हैं। तो ये कितने हो गए, 4 हो गए ये, और ये 6, 2 हो गए। तो टोटल कितने हो गए मास, 6 हो गए। और इधर आपके 2 दूना 4 और 2 6, तो ये आपके कितने हो गए, 6 हो गए। यानी कि 6 बराबर 6, यानी कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये इस प्रकार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही है कि जितना मास आपका रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास आपका क्या होगा, प्रोडक्ट का होगा, ठीक है। ये आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th का जो चैप्टर है यहाँ पर समाप्त होता है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।